सभी को नमस्कार। आज हम पढ़ेंगे भूगोल एक विषय के रूप में। 11वीं कक्षा का ये प्रथम लेसन है, पहला पार्ट है। इससे पहले आपने 6ठी से 10वीं क्लास तक भूगोल को सामाजिक विज्ञान के अंतर्गत ही पढ़ा था, लेकिन 11वीं कक्षा में अब भूगोल विषय को हम एक स्वतंत्र विषय के रूप में पढ़ने जा रहे हैं। तो भूगोल शब्द की अगर बात की जाए तो सर्वप्रथम भूगोल शब्द को एरिस्थनीज नाम के भूगोलवेत्ता ने प्रयोग किया था। ये पहले पुरुष थे जिन्होंने पहले से आप बोल सकते व्यक्ति थे जिन्होंने भूगोल शब्द का इस्तेमाल किया, यानी कि जो भी हम पर्वत, नदियां, पहाड़ आदि के बारे में पढ़ते हैं, इस विषय को नाम दिया वो था एरिस्थनीज। इन्होंने सबसे पहले भूगोल शब्द का इस्तेमाल किया। और हम भूगोल शब्द को शाब्दिक रूप में देखें तो भूगोल शब्द ग्रीक भाषा के दो शब्दों से मिलकर बना है, जियो प्लस ग्राफोस। जियो का मतलब होता है पृथ्वी और ग्राफोस का मतलब है यहाँ पर वर्णन करना। तो बिल्कुल सिंपल सा एक बनता है इसका अर्थ के ज्योग्राफी जो भूगोल एक विषय है उसका मतलब है पृथ्वी का वर्णन करना। आपको दोबारा बताता हूँ, ग्रीक भाषा के जियो प्लस ग्राफोस दो शब्दों से मिलकर बना है जिसका मतलब है पृथ्वी का वर्णन करना। तो ये हमारा हो गया एक शाब्दिक अर्थ भूगोल विषय का। भूगोल विषय हमें पृथ्वी के हर एक तत्व के बारे में, चाहे भौतिक तत्व हो या मानव के साथ जुड़े तत्व, हर एक विषय की जानकारी देता है। नदियां, पर्वत, पहाड़, मिट्टी, ढलान, ज्वालामुखी, भूकंप, बहुत सारे जो विषय हैं जो इसके साथ जुड़े हुए इन सब का वर्णन करता है भूगोल शब्द। और ये हमें 3 प्रश्नों का उत्तर देता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट सी बात है कि कोई भी जो तत्व पृथ्वी पर पाया जाता है वो क्या है। आपने पेड़ देखा, वनस्पति का नाम दिया उसे, वो कहां पर है। अगर मैं बात बोलूं कि हमारी पृथ्वी पर सदाबहार वन पाए जाते हैं तो भूगोल शब्द हमें इसका भी जवाब देगा कि वो कहां पाया जाता है। सदाबहार वन पाए जाते हैं। आप देखोगे कि भूमध्य रेखीय जो प्रदेश है जहां पर बहुत ज्यादा बारिश होती है, उच्च तापमान सारा साल बारिश होती है, तो वहां पर सदाबहार वन पाए जाते हैं। और अगर मैं बोलूं कि क्यों पाए जाते हैं सदाबहार वन, तो आप बोलोगे क्योंकि वहां पर सारा साल बारिश होती है। तो भूगोल शब्द है जो भूगोल विषय है वो हमें तीनों प्रश्नों का उत्तर देने का प्रयास करता है। कोई भी भौगोलिक तत्व जो इस पृथ्वी पर पाया जाता है वो क्या है, कहाँ है और क्यों है। ठीक है, मैंने आपको उदाहरण दिया था तो उससे आप समझ गए होंगे कि इन तीनों सवालों का ये हमें जवाब देने का प्रयत्न करता है। अगर हम देखें तो भूगोल को एक समाकलन विषय के रूप में भी आप बोल सकते हो कि समाकलन मतलब कि ये बहुत सारे विषयों को, बहुत सारी सामग्री को इकट्ठा करके पढ़ता है, संश्लेषण करके पढ़ता है। संश्लेषण का मतलब होता है डिटेल स्टडी। तो भूगोल एक समाकलनात्मक विषय के रूप में भी जाना जाता है। अगर हम बात करें भौतिक भूगोल का संबंध है प्राकृतिक विज्ञान के साथ। भौतिक भूगोल भूगोल की एक मुख्य शाखा है। भौतिक भूगोल के अंदर पृथ्वी पर पाए जाने वाले हर एक भौतिक तत्व के बारे में पढ़ते हैं, चाहे वो नदी है, पर्वत है, पठार है, ज्वालामुखी है, जो कुछ भी भौतिक तत्व आपको आ जाता है उन सब का वर्णन करता है भौतिक भूगोल। और भौतिक भूगोल का डायरेक्ट रिलेशन है प्राकृतिक विज्ञानों के साथ। प्राकृतिक विज्ञान के अंतर्गत आप भूआकृतिक विज्ञान या मृदा विज्ञान, मिट्टियों का विज्ञान, ये सारी बातें आप पढ़ते हो, तो इन सारी चीजों को जोड़कर पढ़ता है भूगोल। अगर आप बोले भूगोल का सामाजिक विषयों के साथ भी बहुत ज्यादा संबंध है, तो ये बिल्कुल सत्य बात है। सामाजिक विज्ञानों के अंदर आप राजनीतिक विज्ञान, जनसंख्या भूगोल, अधिवास भूगोल, आर्थिक भूगोल पढ़ते हो, और इन सभी का डायरेक्ट रिलेशन है भूगोल विषय के साथ। अगर आप आर्थिक भूगोल की बात करें तो आर्थिक भूगोल के अंतर्गत हम क्रियाओं के बारे में पढ़ते हैं, जैसे वो प्राथमिक क्रियाएं, द्वितीयक क्रियाएं, तृतीयक क्रियाएं होगी, और उन सब का रिलेशन भूगोल के साथ है। अगर किसी जगह पर लकड़ी काटी जा रही है, मछली पकड़ी जा रही है, तो उसके पीछे भौगोलिक परिस्थितियां ही जिम्मेदार हैं। अगर कहीं पर बहुत ज्यादा बारिश हो रही है तो वहां सदाबहार वन पर लकड़ी मिल सकती है। तो डायरेक्ट सी बात है कि भूगोल का सामाजिक विज्ञानों के साथ डायरेक्ट संबंध है। एक और कंसेप्ट बहुत जरूरी है, इंपॉर्टेंट है, वो होता है द्वैतवाद या ड्यूलिज्म इन ज्योग्राफी। द्वैतवाद का मतलब है कि भूगोल अब जो भूगोल का वर्तमान स्वरूप है वो भौतिक और मानव भूगोलों दोनों को मिलाकर उसका अध्ययन करता है। आरंभ में जब भूगोल विषय विकसित होना शुरू हुआ तब क्या था, भूगोल में सिर्फ भौतिक तत्वों के ऊपर ही फोकस किया गया, लेकिन धीरे धीरे 18वीं 19वीं सदी के बाद क्या होने लगा कि भूगोल के भौतिक तत्वों को मानव भूगोल के साथ जोड़ा गया, और तब से भूगोल एक द्वैतवाद
वाला विषय बन गया। अब भूगोल के अंतर्गत भौतिक और मानव भूगोल दोनों को जोड़कर पढ़ा जाता है। जो शाखा भौतिक और मानव भूगोल दोनों को जोड़कर मिलकर अध्ययन करती है उसे हम द्वैतवाद कहते हैं, ड्यूलिज्म इन ज्योग्राफी। उपागम की बात की जाए तो उपागम के आधार पर ही हम शाखाओं के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले आता है क्रमबद्ध उपागम या सिस्टमैटिक अप्रोच इन ज्योग्राफी। इन दोनों उपागम को जर्मन ज्योग्राफर ने डेवलप किया है। अगर हम बात करें क्रमबद्ध उपागम की या सिस्टमैटिक अप्रोच की, तो इस अप्रोच को, इस उपागम को अलेक्जेंडर वॉन हम्बोल्ट ने विकसित किया था। इस उपागम के अंतर्गत किसी भी भौगोलिक तत्व को पूरे विश्व में एक मान उसका अध्ययन किया जाता है, जबकि प्रादेशिक उपागम का जो विकास है वो कार्ल रिटर ने किया था। ये दोनों ही एक ही टाइम पीरियड पे बहुत ही महान ज्योग्राफर हुए, बस 10 साल का फर्क था इन दोनों की उम्र में। कार्ल रिटर भी जर्मन ज्योग्राफर है और जर्मन ज्योग्राफर्स का बहुत बड़ा योगदान रहा है भूगोल विषय के अंदर। तो प्रादेशिक उपागम में जो कार्ल रिटर ने विकसित किया था, इसमें हम पढ़ते हैं कि कोई भी भौगोलिक तत्व को रीजन के अकॉर्डिंग हम बांट लेते हैं, फिर उसका अध्ययन किया जाता है। जबकि क्रमबद्ध उपागम में हर एक भौगोलिक तत्व को सबसे पहले एक मानकर विश्व स्तर पर उसका अध्ययन किया जाता है। तो इन आधारों पर अगर हम भूगोल की शाखाएं देखें तो भूगोल की मुख्यतः 3 शाखाएं हैं। सबसे पहले भौतिक भूगोल, जो भौतिक विश्व के या भौतिक तत्वों के साथ जुड़े हुए जितने भी हमारे विषय हैं उनका अध्ययन करता है। यहाँ पर भौतिक भूगोल के अंतर्गत हम भूआकृतिक भूगोल के बारे में पढ़ते हैं। भूआकृतिक भूगोल हमें बताता है कि इस पृथ्वी पर जो भी आकृतियां हैं उनका अध्ययन किया जाता है, जैसे पर्वत, पठार, नदियां, नदी द्वारा बनाई गई आकृतियां, इन सारे तत्वों का अध्ययन करता है भूआकृतिक विज्ञान। जलवायु विज्ञान के अंदर हम जलवायु से जुड़े तत्वों के बारे में पढ़ते हैं, चाहे वो वर्षा है, तापमान है, आर्द्रता है, इस प्रकार के जो भी हैं, कोहरा है, धुंध है, ये सारी बातें हम जलवायु विज्ञान के अंदर पढ़ते हैं। जल विज्ञान के अंदर हम समुद्र विज्ञान के बारे में, जल राशियों के बारे में पढ़ते हैं। और मृदा विज्ञान के अंदर हम मिट्टियों के प्रकार, उनका वर्णन करते हैं, वो कैसे बनी है, किन जगहों पर, इस सारे तत्वों के बारे में पढ़ते हैं। तो भूआकृतिक विज्ञान, जलवायु विज्ञान, जल विज्ञान और मृदा विज्ञान, ये सारे के सारे भौतिक शाखा के अंदर आने वाले विषय हैं। उसके बाद अगर बात की जाए मानव भूगोल की, मानव भूगोल मुख्यतः मानव के साथ जुड़े हुए विषयों के बारे में हमें बताता है। और ये विषय भी वैसे तो भौतिक भूगोल के साथ जुड़े हैं। भौतिक भूगोल के तत्व मानव भूगोल को प्रभावित करते हैं और मानव भूगोल के अंदर हम सामाजिक भूगोल, जनसंख्या भूगोल, आर्थिक और राजनीतिक भूगोल, इन सारे विषयों को पढ़ते हैं। इसकी तीसरी शाखा है वो है जीव भूगोल, जो वनस्पति, पर्यावरण और पारिस्थितिक तंत्र आदि के बारे में हमें बताती है। ये एक छोटा सा ओवरव्यू है, हम डिटेल में ज्ञान कक्षा में सभी विषयों के बारे में भी पढ़ेंगे। तो एक बार फिर से आपको बता दूं कि भूगोल विषय स्वतंत्र रूप से पढ़ने जा रहे हैं। 11वीं कक्षा में भूगोल शब्द का इस्तेमाल सबसे पहले एरिस्थनीज नाम के भूगोलवेत्ता ने किया था। भूगोल जो शब्द है वो ग्रीक भाषा के जियो और ग्राफोस 2 शब्दों से मिलकर बना है, जिसका मतलब होता है पृथ्वी का वर्णन करना। भूगोल विषय हमें 3 प्रश्नों के उत्तर देता है कि कोई भी भूगोलिक तत्व जिस धरती पर पाया जाता है वो क्या है, वो कहाँ है और वो क्यों है। इन तीनों प्रश्नों के जवाब देने के बाद हमने पढ़ा था भूगोल विषय एक समानांतर विषय है, ये बहुत सारे विषयों को एक करके पढ़ता है। इसके अंदर संश्लेषणात्मक अध्ययन किया जाता है। संश्लेषणात्मक अध्ययन होता है, डिटेल स्टडी की जाती है। भौतिक भूगोल यानी कि पृथ्वी पर पाए जाने वाले हर एक भौतिक तत्व का वर्णन, और भौतिक भूगोल का प्राकृतिक विज्ञान के साथ डायरेक्ट रिलेशन है। जैसे हमने पढ़ा था कि भौतिक के अंदर हम भौतिक तत्व जैसे मृदा, पर्वत, पहाड़ आदि के बारे में पढ़ते, प्राकृतिक विज्ञान में मृदा विज्ञान आदि, तो ये सारे आपस में जुड़े हुए। भौतिक भूगोल के बाद हमने पढ़ा था भूगोल और सामाजिक विज्ञान, इन दोनों का भी आपस में डायरेक्ट रिलेशनशिप बनता है। और द्वैतवाद जो भौतिक और मानव भूगोल दोनों को समग्र रूप में पढ़ाता है, हमें उसे बोलते हैं द्वैतवाद या ड्यूलिज्म इन ज्योग्राफी। उसके बाद हमने पढ़ा था 2 उपागम, क्रमबद्ध उपागम और प्रादेशिक उपागम।
क्रमबद्ध उपागम को जर्मन ज्योग्राफर वॉन हम्बोल्ट ने विकसित किया। क्रमबद्ध उपागम किसी भौगोलिक तत्व को पूरे विश्व में पहले एक मान उसका अध्ययन करता है और बाद में डिटेल्स स्टडी की जाती है, लेकिन प्रादेशिक उपागम में किसी भी भौगोलिक तत्व को प्रादेशों में रीजन्स के अकॉर्डिंग बांट कर उसका अध्ययन किया जाता है और इस उपागम को कार्ल रिटर ने विकसित किया था। उसके बाद हमने भूगोल की 3 शाखाओं के बारे में पढ़ा। 11वीं कक्षा में हम मुख्यतः भौतिक भूगोल को ही पढ़ेंगे और जब आप 12वीं कक्षा में जाओगे तब आप मानव भूगोल को पढ़ोगे। तो इस साल हम सिर्फ भौतिक भूगोल की शाखा पर विकसित करने वाले हैं। भौतिक भूगोल के अंदर हम भौतिक तत्वों के बारे में पढ़ते हैं, जैसे भौगोलिक विज्ञान, पृथ्वी पर पाए जाने वाले बहुत सारी आकृतियों का अध्ययन करना, जलवायु, किस तरह की जलवायु पाई जाती है और क्यों पाई जाती है, इसके अंदर हम तापमान, वर्षा, धुंध, कोहरा और भी बहुत सारे तत्वों का वर्णन करते हैं। जल विज्ञान के अंदर जल राशियों के बारे में और मृदा विज्ञान के अंदर हम मिट्टियों का वर्गीकरण या उनका कॉम्पोजिशन कैसे बना उनके बारे में पढ़ते हैं। दूसरी शाखा इसकी मानव भूगोल, जो मुख्यतः इसके नाम से पता चल रहा है कि ये मानव के ऊपर ज्यादा फोकस करती है। मानव के साथ जुड़े विभिन्न उपागमों या उपक्षेत्रों के बारे में बताते हैं, सामाजिक भूगोल, जनसंख्या भूगोल, आर्थिक भूगोल और राजनीतिक भूगोल। जनसंख्या भूगोल जैसे जनसंख्या की स्टडी करना, जनसंख्या घनत्व, लिंग अनुपात, उनका कॉम्पोजिशन। आर्थिक भूगोल के अंदर आर्थिक गतिविधियों के बारे में, राजनीतिक भूगोल के अंदर राजनीतिक सीमाओं के बारे में पढ़ना भी। और जीव भूगोल इसकी तीसरी शाखा, जो हमें वनस्पति भूगोल के बारे में बताती है कि हमारी धरा पर, पृथ्वी पर पाए जाने वाली वनस्पति क्या सा पर्यावरण है, उसको प्रभावित करने वाले कौन से तत्व हैं और पारिस्थितिक तंत्र यानी कि बहुत सारे जीवों का आपस में क्या संतुलन है, किस तरह से जुड़े हुए हैं, इन सारी बातों के बारे में बताता है। तो आज के लिए इतना ही। अगर आपको कोई भी समस्या हो तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं। धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।